वो बस अब दोस्त हैं मेरे, अब हमराज नहीं वो मेरे। वो बस अब साथी हैं मेरे, पर कभी साथ ही नहीं दे रहे। उन्हें गम साफ दिखाई देते हैं मेरे, पर कभी वजह ही नहीं पूछ रहे। उन्हें बस मेरी शक्ल पे खुशी नजर आती है। वो जो आंसू मेरी आंखों में जम चुके हैं, उन्हें वो कभी देखना ही नहीं चाह रहे। वो बस अब दोस्त हैं मेरे, वो बस अब दोस्त हैं मेरे। गाइस, यूं तो आपने बेशुमार कहानियां सुनी होंगी, कुछ हंसी मजाक वाली, कुछ रुला देने वाली। बट जो आज कहानी मैं आपको कहने वाला हूं, उसमें कहीं हंसी, कहीं डर, तो कहीं थके पांव का वो दर्द, कहीं सफर को खत्म करने की आस, कहीं सूखते हुए लबों की प्यास, कहीं बिना हिम्मत के दूसरे को मदद करने की वो चाह, कहीं खोए हुए दोबारा से मिलते हुए वो राह। पर जब आपके साथ आपके दोस्त हों, तो बियाबां भी बन जाते हैं सहरा, तो बियाबां भी बन जाते हैं सहरा। सो ये कहानी है मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की, जब हम एक ट्रैकिंग पे गए हुए थे। एक्चुअली दिस वीडियो इज अ स्टोरी ऑफ ए जर्नी टू द meadows थ्रू द माउंटेन्स। ये ट्रैकिंग हमारी जिंदगी का एक अहम सफर था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब हम बिना किसी टीचर के, बिना किसी पेरेंट के या बिना किसी एल्डर के मदद के हम कहीं पे घूमने के लिए जा रहे थे, और वो भी अकेले अकेले। आई मीन टू से कि हम सिर्फ कुछ लड़के ही थे और हमारे साथ कोई भी एल्डर नहीं था साथ में। तो ये हमारी ज़िंदगी का पहला ऐसा सफ़र था जब हम तने तनहा जा रहे थे, खुद के भरोसे, अल्लाह ताला के भरोसे, बिना किसी के मदद के। तो सारा तामझाम हम करते हैं और चले जाते हैं उस पिकनिक पे। उस रोज़ उस ट्रैकिंग पे मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पे मैं आज भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यही कहानी मुझे कोई और कह देता तो शायद इस पे यकीन करना मुश्किल होता, बट वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो उस दिन क्या हुआ था वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस सफ़र की पूरी दास्तान है इस वीडियो में। So welcome to the No Man's Land and Assalamu Alaikum. So without further ado, let's start this story. साल था 2010। मैं तब 8th स्टैंडर्ड में BMND स्कूल में पढ़ता था। मैंने अपनी हाई स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट की हुई है। समर वेकेशंस हो चुकी थी और हमारा प्लान बनता है एक कैंपिंग का, और कैंपिंग डेस्टिनेशन सेलेक्ट होती है लालमरग। लालमरग दरअसल हमारे लोकल में ही एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। हम 12 लड़के तैयार हो जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, जिसमें से मोस्टली हमारे BMND स्कूल से ही थे और कुछ गिने चुने लड़के ही आउटसाइडर्स थे। उन दिनों हमारे पास खुद का टेंट नहीं था, सो डोनेशन करके हम एक तो टेंट के लिए और जो बाकी खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर लार मिलिट्री कैंप से हम परमिशन ले आते हैं। परमिशन पे जो फ़ोटोज़ लगे होते हैं उनमें से चंद फ़ोटोज़ आज भी मेरे पास हैं, और उस कैंपिंग की कुछ छोटी मोटी चीज़ें आज भी मेरे पास ही हैं। तो खैर, सारी तैयारियां होने के बाद हम सुबह 6 बजे घर से निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। यूँ तो ये सफ़र तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर का ही था, जिसे आम लोगों को मुकम्मल करने में 2 से 3 घंटे ही लगते हैं, लेकिन हमें उस ही सफ़र को मुकम्मल करने में तकरीबन 10 घंटे लग जाते हैं। हम पिकनिक डेस्टिनेशन पे इवनिंग के टाइम पहुंच जाते हैं। रास्ते में हम सिर्फ एक बार चाय बनाते हैं, बाकी मोस्टली हम कंटिन्यू चल ही रहे थे। बस कहीं कहीं रास्ते में हमने छोटे छोटे से रेस्ट ब्रेक्स लिए थे। इतना टाइम लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी हमारा भारी भरकम बोझ, और इतना चलने की आदत हमें इससे पहले शायद नहीं थी, और रास्ता भी हमें पूरी तरह से मालूम नहीं था। रास्ता ठीक से मालूम न होने की वजह से हम बार बार रास्ता भूल रहे थे, और रास्ते से भटकने की वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग गया। भारी भरकम बोझ और बार बार रास्ता भूल जाने की वजह से हम पूरी तरह से थक चुके थे। एज यू नो, टाइम ईट्स द मेमोरीज। वक्त ही यादें बनाता है और वक्त ही यादें खा भी जाता है। बट आई रिमेंबर दिस स्टोरी वेरी वेरी क्लियरली। मेरा एक दोस्त मेरे दूसरे दोस्त से कहता है
कि अपना सामान जो उसके हाथ में था वो मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। जबकि सच तो ये था कि वो खुद का सामान भी ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। और उसकी ये क्वालिटी देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। सच कहते हैं, अगर आपने अपने दोस्त के साथ सफ़र नहीं किया है तो आप उसे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। वो कहते हैं ना कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ साथ अपनों का पता चल ही जाता है। खैर, जैसे तैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं और रात होने से पहले पहले हम टेंट को सेट कर लेते हैं, जबकि हकीकत में वो एक्चुअल टेंट नहीं था। मेरा दोस्त मार्केट से एक वाटरप्रूफ शीट ले आया था, उसी को हमने टेंट बना लिया। मोहन मरग में शीप के हट के पास एक चश्मा हुआ करता था। हमने उसी चश्मे के ऊपर साइड टेंट को सेट किया हुआ था। जैसा कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंसान को, इसलिए हमने पानी के पास ही टेंट को सेट किया हुआ था वहाँ पे। आई डोंट रिमेंबर हाउ वी कुक्ड द फूड फॉर द डिनर। अगर मेरे उन दोस्तों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसे कोई भी याद है उस सफ़र की, यू कैन राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन। डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं, पर जब ज़्यादा थकावट हो तो नींद भी नहीं आती। ऊपर से जल्दबाजी में हम ये चीज़ भूल चुके थे कि टेंट को एक हमवार जगह पे सेट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो जो जगह थी वो हमवार नहीं थी और वहाँ पे स्लोप होने की वजह से हम पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि जो बंदे ऊपर साइड सो रहे थे उनका वेट नीचे साइड वालों पे आ रहा था। इसलिए नीचे वाले 1 बाय 1 टर्न होके जा रहे थे ऊपर साइड और ऊपर साइड पे सो रहे थे। मैं और मेरे साथ जो ऊपर साइड दूसरा बंदा था, सिर्फ हम दो अपनी जगह पे सोए हुए थे। बाकी सारे के सारे बंदे 1 बाय 1 टर्न होके ऊपर साइड चले गए थे और मैं सबसे नीचे सोया हुआ था। लेकिन मेरे साथ में नीचे साइड एक चावल का बैग था। वो चावल का बैग सामने होने की वजह से हम सारे टेंट के अंदर ही टिके रहे। अगर वो चावल का बैग सामने ना होता तो हम आधी रात को टेंट से बाहर ही होते। खैर, उस चावल के बैग के साथ मैं, मेरे साथ ऊपर साइड दूसरा एक लड़का था। सिर्फ हम दो वहीं पे सोए रहे। बाकी जो भी बंदे थे हमसे ऊपर वाले, वो सारे 1 बाय 1 टर्न होके जा रहे थे, चल के ऊपर साइड सो रहे थे, क्योंकि जो उससे ऊपर साइड वाले बंदे थे उनका बोझ हम पे आ रहा था, तो इसलिए वो 1 बाय 1 टर्न होके ऊपर साइड जा रहे थे। चावल का बैग था, मैं उसके साथ टेक लगा के पूरी रात भर बस सुबह होने का वेट कर रहा था। सुबह हम में से कोई भी अपनी जगह पे सोया नहीं था सिवाय हम दोनों के, लेकिन हम दोनों की चेस्ट बहुत ज़्यादा दुख रही थी। एक्चुअली पूरी हड्डियाँ ही दुख रही थी, लेकिन चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था अगले पूरे दिन, क्योंकि उन सब का वेट हम पे आ रहा था। अगले दिन हम वहाँ से टेंट को उठा के थोड़ी दूरी पे एक अच्छी हमवार सी जगह पे टेंट को लगा देते हैं। और उस रोज़ हमारे गांव से कुछ और भी लड़के आए हुए थे और वो भी टेंट वहीं पे लगा देते हैं। तो हम दोनों के टेंट आमने सामने ही थे। लाल मरग और जो आसपास में उसकी जगह हैं, पीरपल, काइंदलवा वगैरह, हम वहाँ पे घूमते हैं। जबकि हमारा टेंट मोहन मरग में हमने सेट किया हुआ था। काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं, डांस करते हैं। और मुझे आज भी याद है, सोनू निगम का गाना है ए मुंदरी दा थेवा, हम वो गाना सुन रहे थे और वो सुनते सुनते हम सब डांस कर रहे थे। हम में से किसी को डांस करना नहीं आता था, लेकिन हम फिर भी नाचे जा रहे थे। सोनू निगम, मिस पूजा और गीता बैंस के गाने हम सुन रहे थे। वूफर में 5 सलें पड़ती थी, जो तकरीबन पौने 1 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी। 5 बंदे अरहमा से आए हुए थे, उनके साथ हम क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैच खेलते खेलते मैं इंजर्ड हो जाता हूँ। दरअसल ग्राउंड पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी। आई वॉज गोइंग टू किक दैट विद द सोल ऑफ माई स्लीपर, बट आई मिस्ड दैट और मेरा टो इंजर्ड हो जाता है। बट वो एक मामूली सी इंजरी थी, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और वहाँ हमारे साथ एक लड़का था जो घर से एक ब्रीफ केस भी उठा लाया था। ब्रीफ केस पे लगे हुए ताले को देख के ऐसा लगता था जैसे उसमें किसी सल्तनत का खजाना छुपा हो। रात को खोलने पे हमें पता चलता है उसमें एक आम सी सफ़ेद चादर थी। और यकीन मानिए, जो ब्रीफ केस के अंदर क्रॉस स्ट्रैप्स लगे होते हैं, उसने वो भी नहीं खोले और कहने लगा ये चादर मेरे दादा की है और मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने वो ब्रीफ केस वैसे बंद किया और उसे ताला वापस लगा दिया। और आज से कुछ चंद माह पहले उनके दादाजी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। और इस तरह से वो दूसरा दिन भी बीत जाता है। शाम को हम डिनर करते हैं और डिनर के बाद मैं बर्तन लेके चला जाता हूँ उसी चश्मे पे जहाँ पे रात को हमने टेंट लगाया हुआ था। मैं बर्तन धो लेता हूँ और बर्तन लेके जब मैं वापस आ रहा था, रास्ते में मैं क्या देखता हूँ, मेरे ठीक सामने तकरीबन 7 फुट का कोई बंदा जा रहा है। हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी।
पर उस हल्की हल्की सी रोशनी में भी वो बहुत साफ दिखाई दे रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो मेरे सामने ठीक टेंट की तरफ जा रहा था। अगर मैं डरा हुआ होता या मेरे मन में ज़रा सा भी कोई डर होता या किसी भी ऐसी चीज़ के रिलेटेड हमने कोई बात की होती तो मैं सोचता कि शायद ये मेरे मन का वहम है, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। टेंट के ठीक करीब पहुंचने के साथ ही वो बंदा गायब हो जाता है। आई डोंट नो कि वो क्या था, बट आई गेस ही वाज एन एंजल। टेंट के अंदर जाने के बाद मैं जो बर्तन है वो रख देता हूँ, बट मैं इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने किसी से भी ऐसी कोई बात कही तो वो डर जाएंगे और मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। मैं उनकी पिकनिक, मैं उनकी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। आज भी आए दिन वहाँ की ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और कुछ लोगों के साथ वहाँ छोटे मोटे हादसा भी होते रहते हैं। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि उस रोज़ हम में से किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। खैर, हमारे टेंट में कम जगह होने की वजह से जो दूसरे टेंट वाले थे वो मुझे अपने पास बुला लेते हैं, तो मैं चला जाता हूँ उनके पास सोने के लिए। उनका टेंट भी हमारे टेंट से थोड़ी ही दूरी पे था और रात को दोनों टीमों के दरमियान पिकनिक अंताक्षरी का मैच हो जाता है और पिकनिक अंताक्षरी खेलने के बाद हम एक दूसरे को कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। उसके बाद हमें नींद आ जाती है और तीसरे दिन हम मालो जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन सारे के सारे बंदे, लेकिन हम में से कुछ बंदे मालो जाने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी मिन्नत जारी करने के बाद भी वो तैयार नहीं होते हैं। तो खैर, हम कुछ बर्तन और कुछ हल्का सा खाने पीने का सामान अपने साथ उठाते हैं और निकल पड़ते हैं मालूद के लिए। बाकी जो हमारा टेंट और हमारा सामान वो मोहनमर्ग में ही था, पर हम में से कुछ 3-4 बंदे वहीं पे टेंट में ही रह जाते हैं मोहनमर्ग में, और एक जान पहचान का बंदा मोहनमर्ग में आया हुआ था, वो भी हमारे साथ निकल पड़ता है मालूद के लिए। मालूद पहुंचने के बाद हम वहाँ पे हलवा बनाते हैं और हलवा बनाते बनाते और वहाँ पे हमें जमात वाले मिल जाते हैं। मुझे आज भी याद है, उनमें से एक बंदा हमें कहता है, आप बिना कुकिंग गैस के यहाँ कैसे घूम सकते हो? हमारी तरह देखिए, हमें कुकिंग गैस साथ है। आई नो कि वो सब उस जैसी सोच रखने वाले नहीं होंगे, पर उस एक शख्स की वजह से हमें वो सब उस जैसे ही नजर आ रहे थे। खैर, मालूद के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे फरहत ने श्री को पाने के लिए वहाँ पे पानी निकाला था, पर मुझे लगता है इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। मालूद में पूरा घूमने के बाद हम वहाँ से वापस चले आते हैं और तकरीबन शाम के 4 बजे के करीब हम मोहनमर्ग में वापस पहुँचते हैं। मोहनमर्ग में पहुँचने के बाद हम चाय पीते हैं और उसके बाद बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, क्योंकि एक और टीम आई हुई थी गाँव से, उनके साथ हमारा मैच होने वाला था कबड्डी का। हमारे पास लाइटिंग की कोई भी अरेंजमेंट ना होने की वजह से हम बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और हम प्लान करते हैं कि हम रात को लकड़ियाँ जलाएंगे और उसी लाइट में कबड्डी का मैच होगा। खैर, ऐसा ही होता है, हम बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करते हैं और उसके बाद आती है रात को मैच स्टार्ट हो जाता है। मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं कि बैट कितने पैसों की लगी हुई थी, पर मैच खेलने के बाद हम मैच जीत जाते हैं। उस रात का वो समा, अगर हमारे पास कैमरा होता तो वाकई में वो देखने के लायक था, लेकिन हमारे पास कोई भी कैमरा नहीं था, कोई भी फ़ोन नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास उस ट्रैक, उस पिकनिक की कोई भी याद, कोई भी फ़ोटो नहीं है। वहाँ पे मौजूद हर शख्स के लिए वो रात हमेशा हमेशा के लिए यादगार रह गई, क्योंकि उस रात को बहुत ही मज़ा, बहुत ही एंजॉय किया था हमने। और स्पेशली जब हम वो मैच जीते थे तब बहुत ही शोर, बहुत ही हंगामा हुआ था। और काफ़ी देर तक खेलने के बाद उसके बाद हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। और हाँ, जब हम मालूद से मोहनमर्ग आए थे, जो लड़के हमारे वहाँ पे थे वो घर जाने की ज़िद कर रहे थे, तो किसी तरह मैंने उन्हें मनाया और जाने से रोक किया। और अगले दिन सुबह जागने पे सेम डिस्कशन फिर से शुरू हो जाता है। रात को सिर्फ 2 बंदे घर जाने के लिए ज़िद कर रहे थे और सुबह तीसरा बंदा भी उनके साथ घर जाने की ज़िद कर रहा था। मैंने खूब मिन्नत जारी की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी, और जो बाकी लड़के मेरे साथ थे उन्होंने मुझे मिन्नतें करने से रोक दिया। और मैंने भी सोचा जिससे पहले ये सारों को मोटिवेट करें घर जाने पे, बेहतर है कि इनको जाने दिया जाए। और वो घर चले आते हैं। आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ था, वो घर जाना क्यों चाहते थे, बट मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप घर क्यों जाना चाहते हो। वो कुछ बहाने बनाए जा रहे थे, जो कि मुझे पता था वो बस झूठ कह रहे थे। सच तो यही था, उन्हें हम में से किसी की बात बुरी लगी थी और वो बस घर जाना चाहते थे। तो खैर, एट द एंड वो घर चले आते हैं उसी दिन
जो कि वहाँ पे हमारा चौथा दिन था। उनके घर जाने से हम सबका मूड ख़राब हो गया। ऐसा अक्सर होता है, जब भी पिकनिक पे आपके साथ कुछ बंदे हों, उनमें से कोई भी बंदा घर चला आए तो सारों का मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मायूस मैं था, क्योंकि उन दोनों के साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी घर चला आया था और अब मेरा दिल वहाँ पे नहीं लग रहा था। फिर भी हम वो पूरा दिन मोहनमर्ग में ही स्पेंड करते हैं, और जो बाकी जगहों से आए हुए वहाँ पे लड़के थे, हम उनके साथ खेलते हैं और इस तरह से हम पूरा दिन मोहनमर्ग में ही स्पेंड करते हैं। और वो दिन भी हम मोहनमर्ग में ही गुजारते हैं। जिस रात को हमारा कबड्डी मैच था, हमने उसी रात को टेंट को शिफ्ट किया हुआ था एक और जगह पे, लेकिन मोहनमर्ग में ही। वो जगह सबसे खूबसूरत जगह है मोहनमर्ग में। अक्सर लोग वहीं पे टेंट लगाते हैं, हमने भी वहीं पे टेंट लगाया हुआ था। खैर, ये दिन भी गुजर जाता है और फिर रात आ जाती है और रात को काफ़ी सारा एंजॉयमेंट होता है। लेकिन सच पूछें, हर किसी के दिल में हल्का हल्का सा उनके जाने का गम था। और फिर अगले दिन हम सारे घर चले आते हैं। उन दिनों अक्सर आरामदायक चीज़ें तो हमारे पास नहीं थी, पर सुकून बहुत था। 12 बंदों ने पैसे जोड़ के एक टेंट लाया था। आज हर बंदा टेंट अफोर्ड कर सकता है, खुद के दम पे टेंट ला सकता है, पर उसके साथ 2 बंदे भी तैयार नहीं होंगे कंफर्टेबली किसी भी ट्रैकिंग पे जाने के लिए। दिस इज द डिफरेंस। सो दिस वाज today's story. Hope you guys enjoyed. If you like my stories, do subscribe to my channel. And I will see you in the next video. तब तक के लिए खुदा हाफिज. Bye.